हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर हम लोग मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में रखते हैं, अगर हम लोग कोई भी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में रखते हैं तो जो मैग्नेट होता है उस पर लगता है टॉर्क। तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर रही हो और जो कि वेरी नहीं कर रही हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कि कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने बार मैग्नेट। तो ये जो बार मैग्नेट है इसमें हमें दिखेगा रोटेटिंग इफेक्ट, और वो रोटेटिंग इफेक्ट के साथ एसोसिएटेड होगा टॉर्क, जिसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने कंसीडर किया बार मैग्नेट का, ये है नॉर्थ पोल और ये है बार मैग्नेट का साउथ पोल। और ये जो मैग्नेट की जो लेंथ है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, वो है 12। या फिर इन सिंपल वर्ड्स ये जो लेंथ है दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 12। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो नॉर्थ पोल होगा इस पर एक फोर्स लगेगा, सिमिलरली ये जो साउथ पोल होगा इस पर भी एक फोर्स लगेगा, और वो दोनों फोर्सेस का जो नेचर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। दोनों जो फोर्सेस होंगे, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा मगर डायरेक्शन अपोजिट होगा, और जो दोनों जो फोर्सेस जो एक्ट करेंगे वो अलग अलग लाइन पर एक्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो मैग्नेट होगा वो अपने एक्सिस से कर जाएगा रोटेट, तो वो रोटेशन के साथ एसोसिएटेड होगा टॉर्क, जिसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो बराबर में होगा एम बी के, सिमिलरली जो साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो भी बराबर होगा एम बी के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो एम है वो है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मतलब ये जो साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो है एम, और ये जो बी है वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली जो नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो है एम, और जो बी है वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक और एक चीज हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये जो मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ जो एंगल कवर कर रहा है वो है थीटा। तो हमें मालूम है, जब हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क के बारे में। जो टॉर्क होता है वो बराबर में होता है मैग्नीट्यूड कोई भी एक फोर्स का, अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम, तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक फोर्स को कंसीडर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमें मिल जाएगा टॉर्क। अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग साउथ पोल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नॉर्थ पोल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों जो लाइन होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कर जाएंगी इंटरसेक्ट, और ये दोनों जो लाइन है वही है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हमने डी से कंसीडर किया। तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैं बोला था, जो टॉर्क होता है वो बराबर में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इफ बोथ द फोर्सेस आर सेम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो टॉर्क होगा जिसको हम लोग टाउ से इंडिकेट करते हैं वो बराबर में होगा फोर्स के एम बी फोर्स, और जो डी है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ पूरा एम बी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और जो डी है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो 12 है वो है डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी पोल्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो डी है जो कि है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे हमें फाइंड आउट करना होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये हमें यहाँ पर मिल जाता है एक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का हो जाता है हाइपोटेन्यूस, ये हो जाता है ट्राइंगल का बेस, और ये हो जाता है ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस हमें ये मिलता है जो कि 12, और यहाँ पर हमें मिलता है ट्राइंगल का बेस, और हमें मिल जाता है यहाँ पर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हमें मिलता है एंगल थीटा। तो हमें मालूम है जो साइन ऑफ थीटा होता है वो बराबर में होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर देखें, जो परपेंडिकुलर है वो है डी, और जो हाइपोटेन्यूस है वो है 12। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो बराबर में हो जाएगा 12 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के जगह हम लोग पुट करेंगे 12 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मिल गया जो कि 12 इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर हम लोग पुट करें इक्वेशन में तो हमें मिल जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो कि होगा 12 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो एम यहाँ पर ये हमें मिल जाता है एम बी फोर्स हमें मिल जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 साइन ऑफ थीटा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये m इंटू 12 को हम लोग लिखेंगे साथ में, और जो b साइन ऑफ थीटा उसको हम लोग साथ में लिखेंगे। क्यों, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं m इंटू 12 को अगर हम लोग साथ में लिखते हैं तो हमें मिल जाता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और हमें मालूम है जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है प्रोडक्ट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का और दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का जो डिस्टेंस है उसका।
तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ पर m इंटू 12 को साइमल्टेनियसली लिखेंगे और हमें मिल जाएगा लास्ट में b इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें m इंटू 12 हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर m से डिनोट करेंगे, फिर हमें मिल जाएगा b इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व आउट करें तो हमें मिल जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जो टॉर्क जो कि ये बार मैग्नेट पर एक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। हमें मालूम है जो टॉर्क होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अब ये टॉर्क का डायरेक्शन हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो बार मैग्नेट होगा, ये बार मैग्नेट पे जो फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फोर्स यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसकी वजह से जो बार मैग्नेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा रोटेट। तो टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर होगी उसको हम लोग जो डायरेक्शन है रोटेशन का वहाँ पर हम लोग अलाइन कर लेंगे। मतलब जो राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर होगी उसको हम लोग रोटेशन के डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। तो जो थंब होगा वो हमें इंडिकेट करेगा टॉर्क का डायरेक्शन। तो जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। तो जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो हमें मिलेगा अंदर के तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हमने एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्यों कंसीडर किया? हम लोग बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर भी कंसीडर कर सकते थे। उसका रीज़न ये कि अगर हम लोग देखें जो टॉर्क का जो हमें जो डायरेक्शन मिल रहा है वो अंदर के तरफ मिल रहा है, क्योंकि जो डायरेक्शन है रोटेशन का वो क्लॉकवाइज है। तो अगर हम लोग देखें राइट हैंड की, अगर हम लोग कर्ल्ड फिंगर को मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के तरफ अगर हम लोग टर्न करते तो हमें जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ मिलेगा और अंदर के तरफ ही टॉर्क का डायरेक्शन है। तो इसलिए हमने एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कंसीडर किया। अगर टॉर्क का डायरेक्शन अगर बाहर होता, अगर मतलब जो रोटेशन है मैग्नेट का अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होता, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो टॉर्क का जो डायरेक्शन मिलता हमें बाहर की तरफ मिलता। तो अगर हमें बाहर की तरफ मिलता तो हम लोग कंसीडर कर सकते थे बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर को बी वेक्टर से एम वेक्टर की तरफ अगर लेके जाते हैं तो हमें थंब का डायरेक्शन मिलता है बाहर की तरफ, जो कि होता था टॉर्क का डायरेक्शन। मगर ऐसा नहीं होता है हमारे केस में, जो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो है अंदर के तरफ। और अगर हम लोग राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर को एम वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ लेके जाए तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा टॉर्क का डायरेक्शन, जो कि होगा अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक बार मैग्नेट पर जो टॉर्क लगेगा उसको, जब हम लोग वो बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तब।